जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की। और हिंदी व्याकरण में जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है संज्ञा। तो पहले तो आपको एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पढ़ता है या नहीं। तो इसका जवाब है आपको जो कल एग्जाम हुआ था एसआई टेलीकॉम का, उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी लगभग 23 मिनट की क्लास है शब्द शुद्धि की, उसमें से आपके जितने भी शब्द शुद्धि के 7+ क्वेश्चन आए थे और 7+ क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड पर करवाए, जो मैंने करवाए थे वहां से मिल गए हैं। तो आप वहां से एक बार जाकर के जरूर देख सकते हैं और उस क्लास को प्रूफ के लिए जरूर देख सकते हैं। तो ये तो आप मन में बहम पालिए मत कि सर आपकी पढ़ाई हुई क्लास में से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं संज्ञा टॉपिक की तरफ। और संज्ञा, पहले हम संज्ञा की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के जो शब्दों का बोध कराते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में संज्ञा टॉपिक पढ़ा होगा और उसमें आपने परिभाषा पढ़ी होगी। लेकिन हम बात करेंगे संज्ञा जो आप कंपटीशन एग्जाम में आती है उस तरीके से। तो देखो, पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद है। यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद है वो दोस्तों 3 भेद बतलाए गए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक भेद है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा रहने वाला है आपका जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी रहेगी वो रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 है वो संज्ञा के भेद बतलाए गए हैं। और तीनों भेद है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में भी देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक है वो इसके 3 भेद मानती है। ठीक है। इसके अलावा जो कामता प्रसाद गुरु हैं उनकी जो पुस्तक है उसमें आपको 5 भेद बतलाए गए हैं। लेकिन इसी के अंदर 2 भेद है वो दोस्तों, एनसीईआरटी 2 भेद है वो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बता देती है। यानी कि इसके 2 उपभेद हो जाते हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका द्रव्यवाचक और दूसरा हो जाता है समूहवाचक। तो आपको अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको आंसर देना है 3 भेद है। क्योंकि एनसीईआरटी मान्य बुक है और एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको जो है वो 3 भेद बतलाए गए हैं और आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोर्ट में विज्ञप्ति भी लगाओगे या रीट भी लगाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आप इन तीनों से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 भेद बतलाए गए हैं। ठीक है। तीनों भेदों के आपको नाम जरूर याद रखने हैं कि पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, दूसरा कौन सा है? जातिवाचक है, और तीसरा कौन सा है? भाववाचक है। यानी कि ये तीनों भेद आपको याद होने चाहिए। और जातिवाचक के 2 भेद और बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक द्रव्यवाचक हो गया और एक हो गया समूहवाचक। तो इस प्रकार से जो है आप संज्ञा के भेदों को एक बार जरूर देख सकते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक के दोनों भेद पढ़ेंगे और भाववाचक पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी हम डिटेल में व्याख्या और इसके उदाहरणों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या रहने वाली है? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष भाव की बात हो रही हो। किसी भी विशेष चीज की बात होती है उसमें वहां पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलती है। जैसे कि आप बात करेंगे नदी, ठीक है, और इस नदी के अंदर आपको कोई स्पेशल नदी का नाम दिया हुआ, जैसे किया हो गया आपकी गंगा नदी। तो ये गंगा नदी किसमें आएगी? तो गंगा नदी आपकी है वो आएगी किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्योंकि यहाँ पर एक विशेष नदी की बात हो रही है और वो विशेष नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी। उसी प्रकार से आप देखोगे कि ताजमहल, ताजमहल किसके अंदर आता है? तो ताजमहल भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अंतर्गत आता है। यानी कि एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है और वो व्यक्ति विशेष कौन है? तो वो है ताजमहल। ताजमहल की बात हो रही है। उसी प्रकार से आप बात करेंगे कि रावण, यहाँ पर रावण एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। रावण कौन सा? तो रामायण में जो रावण है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सी आएगी? व्यक्तिवाचक आएगी। यानी किसी भी व्यक्ति, विशेष स्थान, भाव आदि के जो विशेष अगर शब्द लगा हुआ है और विशेष चीज पूछी जा रही है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? तो विशेष चीज के अंदर है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगी। अगर उसी व्यक्तिवाचक के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे नदी हो गई, इस नदी को किसमें जोड़ा जाएगा? तो ये जो नदी है वो नदी आएगी आपकी जातिवाचक में। ठीक है। जातिवाचक का मतलब होता है किसी जाति का भेद बताना या किसी जाति के बारे में जो है वो जानकारी देना। यानी कि नदी है एक जाति है, यानी नदी कोई सी भी हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर नदी के बारे में बात नहीं हो रही है, नदी कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर गंगा नदी स्पेशली दिया हुआ मिले तो आपको गंगा नदी में कौन सा करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। लेकिन केवल नदी दिया हुआ मिलता है तो वहां पर आपको जातिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल आपको दिया हुआ मिलेगा तो आपको ताजमहल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन किसी इमारत ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है कि इमारत, तो किसी पर्टिकुलर इमारत की बात नहीं हो रही है और इमारत का हमें सीधा पता नहीं चलता तो वो किस में आएगी? तो वो आपकी आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा के अंतर। यहां पर बात हो रही है कि रावण, ठीक है,
तो रावण जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से आता है, यानी रावण शब्द है वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी शब्द में या किसी वाक्य में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आजकल सभी रावण बने फिरते हैं, इसमें जो रावण शब्द का प्रयोग हुआ है वो रावण है वो किससे आएगा? जातिवाचक से, क्योंकि आजकल सभी, यानी यहाँ पर एक जाति का बात बता रही है कि किस जाति के लोग हैं, यानी रावण जैसे लोग फिर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसी विशेष चीज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी हो गई, तो नदी में आपको डायरेक्ट आप समझ आएंगे कि अगर नदी वो दी हुई है तो वो आएगी आपकी जातिवाचक में। लेकिन अगर आपको गंगा नदी दिया हुआ है या ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है या किसी नदी का नाम दिया हुआ है, तो वो नदी किस में आएगी? तो नदी का नाम दिया हुआ है तो वो किसके अंदर आ जाएगी? आपकी इसमें आ जाएगी, इसी के व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। इसी के अलावा व्यक्तियों के किसी भी व्यक्ति का नाम दिया हुआ होगा तो वो किस में आ जाएगा? तो वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे रमेश, सुरेश, कमलेश, महेश, जो भी नाम होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा। अगर वाक्य के अलावा किसी चीज में प्रयोग होता है तो वो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में, तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में, यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि किसी जाति विशेष की बात हो रही है उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ नदी शब्द दिया हुआ है तो वो नदी शब्द किस में आएगा? वो नदी शब्द है वो आपका इस जातिवाचक के अंदर आएगा। वहीं हम बात करते हैं कि नदी के अलावा इमारत हो गई, इमारत किस में आएगा? तो इमारत वो जो है वो शब्द भी इसी के अंदर आएगा आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इमारत में कई प्रकार की इमारतें हो सकती है, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जूनागढ़ हो गया, ऐसे जो भी आपको यहाँ पर इमारतों में दिया हुआ होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, उपभेद भी दो बताए गए, एक आपका समूहवाचक होता है और दूसरा आपका द्रव्यवाचक होता है। पहले हम समूहवाचक की तरफ बढ़ते हैं। समूहवाचक का अर्थ होता है किसी किसी समूह के बारे में बात करना, यानी अगर आप किसी समूह के बारे में बात हो रही है तो वो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा का उपभेद समूहवाचक उपभेद माना जाएगा, यानी कि जो ये है वो समूहवाचक उपभेद होगा। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो एक तो आपकी सभा आएगी, एक आपका दल आएगा, एक आपकी सेना आएगी, कक्षा आएगा, घर आएगा और पुस्तकालय आएगा। यानी कि जहां पर ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं और जहां पर वो, जैसे कि आप बात करते हैं कक्षा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंटों की जो एक कक्षा होती है उसको हम किस में मानेंगे? तो समूह मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का समूह हो गया। वहीं हम बात करते हैं दल, दल में बहुत सारे समूह हो जाते हैं, जैसे कि किसी दल में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो हो गया। वैसे ही हम सेना की बात करते हैं, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो वो एक समूह बन जाता है और वो किस में आता है? समूहवाचक में आता है। उसी प्रकार आपका पुस्तकालय होगा, क्योंकि इसमें पुस्तकों का बहुत सारा समूह होता है। वहीं हम घर की बात करते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो समूह में रहते हैं, तो समूहवाचक में आएंगे। वहीं हम बात करते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक का मतलब होता है जो द्रव्य यानी परिमाण वाली जो चीजें होती है उनके बारे में, जैसे कि आपकी द्रव्य वाली वस्तुएं होती है, जैसे कि आपका एक तो हो गया पानी। पानी का कोई भी माप नहीं हो सकता, क्योंकि आप पानी को सिर्फ लीटर में बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ 2 किलो पानी दीजिए, 4 किलो पानी दीजिए, ये नहीं हो सकता। उसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी होगा। उसी प्रकार से आपकी मिट्टी होगी, मिट्टी में नहीं कह सकते कि हम 2 किलो मिट्टी 3 किलो मिट्टी चाहिए। ठीक है, वही हम सोने में और चांदी में, इनमें ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो सोना चांदी और लोहा है वो किसमें आएंगे? तो द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। तो ये जो है व्यक्तिवाचक के दो उपभेद है, एक आपका उपभेद होगा समूहवाचक जिसमें किसी समूह की बात की जाती हो, दूसरा होता है द्रव्यवाचक जिसमें आपकी द्रव्य की बात की जाती हो। द्रव्य में आपको याद रखना है कि पानी हो गया, आपकी मिट्टी हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गई और लोहा हो गया। इस प्रकार से आप द्रव्य वाली चीजों को याद रख सकते हैं, समूह वाली चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग समूह वाली चीजें हमारे निजी जीवन में काम में आती है तो हम उसे याद रख सकते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को और हम पढ़ रहे हैं अभी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के दो भेद बताए गए, हम वापस बता देते हैं जातिवाचक के बारे में। किसी जाति विशेष की जो जानकारी देता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें जैसे कि हम नदी हो गई, इमारत हो गई, इन चीजों से हम याद रख सकते हैं, जिसके कोई शब्द बाद में भी बन सकते हैं, जैसे नदी का हम गंगा नदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जातिवाचक संज्ञा में आएगी, जातिवाचक के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से? एक तो समूहवाचक है और दूसरा आपका द्रव्यवाचक है। समूहवाचक की बात करते हैं तो समूह में आपकी समूह वाली चीजें हो जाती है, जैसे सभा हो गई, दल हो गया, कक्षा हो गई, पुस्तकालय हो गया, घर हो गया, सेनाएं हो गई, ये आपकी है जो किसमें आएगी? समूहवाचक में। उसके बाद हम द्रव्यवाचक की बात करते हैं तो द्रव्यवाचक में है वो आपकी द्रव्य वाली चीजें आती है, जैसे कि आपका मिट्टी का तेल आ गया, मिट्टी आ गई, पानी आ गया, केरोसिन आ गया, डीजल आ गया, लोहा आ गया, सोना चांदी, ये सभी चीजें है वो किसमें आएगी?
द्रव्यवाचक में आएगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी जो रहेगी वो रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनती है और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनती है। पहले हम तीनों जो है वो भाववाचक को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो तीनों आपकी संज्ञा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो संज्ञा के भाग होते हैं उसको बारे में भी पढ़ेंगे और भाववाचक से किस प्रकार से जो है वो संज्ञा बनती है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती है। तो संपूर्ण जानकारी वो आपको इस वीडियो के अंदर जो है संज्ञा की मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी भाववाचक संज्ञा। तो हम आगे बढ़ते हैं और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा वो कहते हैं जिसमें हमें भावों की बात होती है, यानी किसी चीज के भाव बताए जाते हो। जैसे कि ममता, ममता एक भाव है, इसका हम पता नहीं कर सकते कि क्या है, ममता एक सिर्फ भाव है। लड़ाई आपकी क्या है? एक भाव है। ठीक है, इस प्रकार के जो भाव है, भूख क्या है आपकी? भूख एक भाव है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा है, इसको 5 प्रकार से है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहले हम है वो जातिवाचक संज्ञा से है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो आपको जातिवाचक बता दिया कि जातिवाचक कौन सी होती है। जैसे नदी, ये किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, इमारत किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। ठीक है, इसी प्रकार से मम, मम किस में आता है? सर्वनाम में आता है। तो ठीक है, ये सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम से भी इसे बना सकते हैं। पहले हम जातिवाचक से बना सकते हैं, दूसरा हम सर्वनाम से बना सकते हैं, जिसमें मम आपका सर्वनाम हो गया। फिर आप विशेषण से बना सकते हैं। विशेषण आप समझते ही होंगे, विशेषण किसे कहते हैं, हम आगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिया से बना सकते हैं और अवयव से बना सकते हैं। इस प्रकार से जो 5 चीजें हैं हमारी, 5 ये है, इन 5 से हैं जो है हम जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में आप समझ चुके होंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसमें भावों को प्रकट किया जाता है, किसी भावों की अवधारणा को प्रकट किया जाता है, या भावों के भाव वाले शब्दों का बोध कराया जाता है, उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने बता दिया कि 5 प्रकार से है वो आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी जातिवाचक से है वो भाववाचक किस प्रकार से बनती है। फिर हम बात करेंगे सर्वनाम से किस प्रकार बनती है, विशेषण से किस प्रकार बनती है, क्रिया से किस प्रकार बनती है और अवयव से किस प्रकार बनती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए। तो अब हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो पहले हम समझेंगे कि जातिवाचक से है वो भाववाचक किस प्रकार से बनती है। तो हमारा शब्द हो गया, जातिवाचक का शब्द है शिशु। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? तो शैशव। ठीक है, इसके बाद है विद्वान। तो विद्वान से क्या बनेगा? तो विद्वता, विद्वानता हो जाएगा। ठीक है, विद्वता हो जाएगा, विद्वानता हो जाएगा। पशुता, पशु से क्या बनेगा? तो पशु से बनेगा आपकी पशुता। और आपकी मित्र से क्या बनेगा? तो मित्रता। ठीक है, लगभग जो आपके ये भाववाचक संज्ञा, उस भाववाचक संज्ञा में क्या देखने को मिलेगी? तो आपको लास्ट में या तो ता देखने को मिलेगा, या वह देखने को मिलेगा, या त्वह देखने को मिलेगा। इस प्रकार से है वो आपको देखने को मिलेगा। लगभग में तो आपको जो है वो ता ही देखने को मिलेगा। तो हम जातिवाचक से बात करते हैं कि शिशु, शिशु एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि शिशु, शिशु एक जाति है, क्योंकि शिशु में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे छोटा शिशु, बड़ा शिशु, शिशु के कई प्रकार हो सकते हैं। तो उसका हो गया हमारे शैशव। उसी प्रकार विद्वान से कई शब्द बन सकते हैं। जातिवाचक में विद्वान की कई प्रकार के विद्वान होते हैं। संस्कृत का विद्वान हो गया, हिंदी का विद्वान हो गया, सभी सब्जेक्ट के विद्वान हो सकते हैं। पशु, पशु में कई सारे पशु आ जाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी। ठीक है, ऊंट। और मित्र में भी कई मित्र आ जाते हैं, जो एक खास मित्र होता है, जो बेस्ट फ्रेंड वैसे वगैरह, क्लोज फ्रेंड वैसे हो जाते हैं। तो उसमें भी आप मित्र से मित्रता कर सकते हैं। उसके प्रकार हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा वो किस प्रकार से बनती है? तो कठोर एक विशेषण है, कठोर एक विशेषण है, क्योंकि ये चीज की विशेषता बता रहा है। किसी पत्थर के बारे में बात करते हैं कि वो कठोर पत्थर है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कठोरता। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया चालाक। चालाक एक विशेषण है, तो इसका हो जाएगा आपकी चालाकी। आपकी भाववाचक संज्ञा है वो बनेगी चालाकी। नम्र से आपकी नम्रता बनेगी। ठीक है, और विधवा से क्या बनेगी ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके सर्वनाम से। सर्वनाम से क्या बनती है? तो सर्वनाम क्या होता है? सभी का नाम, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और मम है वो, मम से क्या बनेगा? तो मम से आपकी बनेगी ममता। ठीक है, और ममता के अलावा ममत्व भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके आ गया सर्व। सर्व से क्या बनेगा? तो सर्वस्व बनेगा। सर्वस्व बन जाएगा एक तो, और एक सर्वस्व। ठीक है, और इसके बाद है निज। निज से क्या बनेगा? तो निजता बनेगा। निज से आपका निजता बन जाता है। और अपना है, और अपना से क्या बनेगा? तो अपनापन बन जाता है, या अपनत्व बन जाता है।
तो इस प्रकार से सर्वनाम से है वो आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिया से है वो भाववाचक संज्ञा है वो किस प्रकार से बनती है। तो क्रिया है हमारी सुनना, और तो सुनना से क्या बनेगी, तो सुनवाई बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गिरना गिराना, तो इससे क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। आपकी भाववाचक संज्ञा होगी गिरना की गिरावट, और कमाना की कमाई हो जाएगी। ठीक है, वही हम बात करते हैं अवयव से। अवयव से भाववाचक संज्ञा है वो किस प्रकार से बनती है। देखो अवयव है हमारा ऊपर, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी आपकी ऊपरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दिक से। दिक से क्या बनेगी, तो दिखार। सिगर से क्या बनेगी, तो सिगर से आपकी बनेगी शीघ्रता। और निकट से क्या बनेगी, तो निकट से आपकी बनेगी निकटता। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग शब्दों में आपको ता देखने को मिल रहा होगा। एक तो इस चीज से आप याद रख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा है वो किस प्रकार बनती है। भाववाचक संज्ञा में लगभग आपको ता त्व देखने को मिलेगा। एक तो ता देखने को मिलेगा, एक त्व देखने को मिलेगा। लगभग ता और त्व है वो शब्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लगभग देखोगे तो देखो एक यहाँ पर ता है, यहाँ ता है, ता है। ठीक है, यहाँ पर भी ता है, और यहाँ पर देखो त्व है, अपनत्व है, ममत्व है। ठीक है, और यहाँ शीघ्रता वगैरह है, देख सकते हैं। अब लगभग जो है यहाँ पर आपको ता ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बहुत सारे उदाहरण है, तो आपको बहुत सारे उदाहरण आप एनसीईआरटी की बुक लोगे तो उस एनसीईआरटी की बुक में है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पर है वो इसके बहुत सारे उदाहरण डाल देंगे, तो आप वहां से हैं उसे थोड़ा एक बार और देख लेंगे। तो इसकी कोई विशेष ट्रिक हो नहीं सकती कि इसकी कोई विशेष ट्रिक हो और मैं आपको बता दूं कि हाँ उस ट्रिक से है वो आप इसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये शब्द ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको सर्वनाम ज्यादा है नहीं, देखो सर्वनाम के लगभग 10-12 जो शब्द हैं उस 10-12 शब्दों को आप याद कर लेंगे और इस तरफ है वो भाववाचक आप बना लेंगे। उसी प्रकार विशेषण के भी आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। हर जो जातिवाचक है उसके भी आपको शब्द याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी और चीज यहाँ पर है नहीं। तो अब हम बात करते हैं, आपकी जो भाववाचक संज्ञा वो कंप्लीट हो गई भाववाचक। अब हम बात करेंगे कि जातिवाचक से जो है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक किस प्रकार बनती है, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक किस प्रकार से बनती है। क्योंकि शब्दों का प्रयोग है वो वाक्य में करने के बाद है वो संज्ञा बदल जाती है, यानी कि कौन सी संज्ञा हो जाती है उसका आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। यहाँ से आएंगे तो लगभग सभी को पता चलेगा, लेकिन वहां से आएंगे, जैसे कि आप सोचिए कि हमने अभी आपको एक सवाल करवाया था कि आजकल सभी रावण बने घूम रहे हैं, तो आप सोचोगे यार रावण है, और रावण तो एक व्यक्ति विशेष के लिए आएगा, लेकिन नहीं, रावण एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आएगा। रावण है उस वाक्य में प्रयोग हो रहा है, और वाक्य में प्रयोग होगा वहां पर क्या आएगी, तो वहां पर आएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि गांधी गांधी एक जाति विशेष के लिए आता है, क्योंकि गांधी एक जाति है। लेकिन हम बात करते हैं कि भारत का जो महान पुरुष है वो गांधी था, तो वो गांधी है किसके लिए आएगा, व्यक्ति विशेष के लिए आएगा। वैसे ही हम बात करते हैं कि पंडित पंडित एक जाति है, लेकिन पंडित अगर हम बात करते हैं कि नेताजी पंडित, तो नेताजी पंडित सुभाष जो पंडित है आपके जवाहरलाल नेहरू उनके लिए आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बात करते हैं हम। इसके अलावा हम नेताजी की बात करते हैं, तो नेता है वो क्या है, नेता एक जाति है, क्योंकि नेता में बहुत सारे नेता आते हैं। लेकिन हम बात करते हैं नेता नेता सुभाष चंद्र बोस, तो वो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए पर्टिकुलर लग रहा है। तो उस प्रकार से हम बात करते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की। तो अब हम बात करते हैं कि देखो व्यक्तिवाचक से है वो आपकी जातिवाचक किस प्रकार से बनती है। हम व्यक्तिवाचक के दो शब्द ले लेते हैं। ठीक है, एक हो गया रावण। ठीक है, रावण शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन आज हम बात करते हैं किसी वाक्य में प्रयोग करके, जैसे कि आज सभी रावण है, आजकल सभी रावण है। ठीक है, या आजकल सभी रावण बने घूम रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें अगर वाक्य पूछा जाएगा कि ये जो वाक्य है वो किसके अंदर आता है, किस संज्ञा के अंदर आता है, तो वो आपको देखो यहाँ पर आप रावण से पता नहीं कर सकते, क्योंकि रावण तो एक व्यक्तिवाचक हो गए। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वो किसके लिए आएगा, जातिवाचक के लिए आएगा। वहीं हम बात करते हैं हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आजकल एक भी हरिश्चंद्र नहीं है। ये आ गया, आजकल एक भी हरिश्चंद्र नहीं रहा। तो इसमें अगर आप हरिश्चंद्र से पता करोगे कि हरिश्चंद्र के अनुसार हम
जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देते हैं, तो इसमें आप है वो गलत कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र केवल शब्द है वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आजकल एक भी हरिश्चंद्र नहीं है। तो यहाँ पर किसी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी किसी जाति के बारे में बात हो रही है कि आज की दुनिया में है वो कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है, यानी कोई भी सच्चाई है वो बोलने वाला नहीं है, सत्य कोई नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर है वो जातिवाचक है, वो आप इसके अंदर करेंगे। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि जातिवाचक से बात करते हैं कि जातिवाचक जो है उससे आप व्यक्तिवाचक है वो किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि गांधी एक जाति है, ठीक है, गांधी एक जाति है, लेकिन गांधी एक जाति होने के साथ साथ अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, अगर हम बात करते हैं कि गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जो यहाँ पर जो शब्द हो रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है, और किस व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो वो हो रहा है महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी है वो एक व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो गांधी एक जाति है, क्योंकि गांधी एक जाति है भारत के अंदर, और गांधी उसके लिए प्रयोग हुआ। उसी प्रकार एक पंडित, पंडित एक जाति के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि पंडित एक जाति होती है, लेकिन हम बात करते हैं कि पंडित जी, पंडित जी आधुनिक आधुनिक भारत के निर्माता है। तो यहाँ पर किस पंडित जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित जी किसकी बात हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया हुआ है, तो आप उसे क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। तो इसी प्रकार है वो आप जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से है जातिवाचक बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का पढ़ाया हुआ जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। इसके अलावा जो आपके 9th से जो 12th तक एनसीईआरटी की बुक चलती है उसके आप कुछ उदाहरण देख करके भी आप है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको है वो थोड़ा सा पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम आपको जल्द ही पीछे आए हुए सवाल है उसका भी है आपको टॉपिक करवा देंगे कि जो भी पिछली जो एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन से सवाल आए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।